So, in the last class, we discussed about कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कमांड किस तरीके से यूज़ होते हैं, डीडीएल कमांड्स कैसे यूज़ होते हैं, डीएमएल कमांड्स कैसे यूज़ होते हैं, और हमने टेबल के क्रिएशन से लेके टेबल के डिलीशन तक सब कुछ पढ़ा था। अब आज जो हमारा पार्ट 2 है इस सीरीज का, जिसमें हमने पूरा एसक्यूएल कवर करना है, हमने यहाँ पर दो चीज़ें कवर करनी है। पहला हमें करना है ज्वाइन, और दूसरा हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन को लिखते वक्त। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ हमारे पास आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट वी कॉल इट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कई बारी हमारे पेपर में आ चुका है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हमारे दो टेबल है ए और बी, तो ए क्रॉस बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आपको दो टेबल दिए जाएं जिसमें इसमें कॉलम 1 और या कॉलम ए और रो ए है, और इसके कॉलम बी और रो बी है, तो आपको कॉलम्स को हमें ऐड करना होता है। तो जो रिजल्टेंट टेबल बनेगा उसमें कॉलम्स जो है वो ऐड हो जाएंगे और रोज जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें दो कॉलम्स और तीन रोज हैं, और एक और टेबल है जिसमें तीन कॉलम्स और तीन रोज है, तो हमारा जो रिजल्टेंट टेबल बनेगा आफ्टर क्रॉस ए क्रॉस बी, उसमें हमारे 5 कॉलम और 9 रोज होंगे। ये हमारा सिंपल बेसिक सा फंडामेंटल है जिसे हमें ध्यान में रखना है काम कराते वक्त। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, वन मार्कर में एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे देते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको दो टेबल दे देंगे जिनके आपको पहले से डायमेंशंस दिए होंगे। फिर बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद अब बता दो कि टेबल की डिग्री कितनी होगी, टेबल की कार्डिनैलिटी कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट कम जॉइंस। जॉइन का मतलब होता है गाइस, अभी तक हमने बार बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स में भी पढ़ा, कीज में भी पढ़ा, बट ये फॉरेन की आज तक अभी तक हमने यूज नहीं करी। तो फॉरेन की का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ये जॉइंस बनाने में। जॉइन हमें जो पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके के जॉइन होते हैं, बट हमें जो जॉइन पढ़ने हैं उनमें दो ही जॉइन हमारे सिलेबस में है। एक हमारा इक्वी जॉइन सिलेबस में है और एक हमारा नेचुरल जॉइन जो है वो सिलेबस में है। इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में फर्क क्या होता है, हम इन दोनों को चीजों को समझ लेते हैं। अगर हम लोग कभी भी नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं, कभी भी नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो एक तरह का बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है कि अगर दो टेबल में कभी भी सेम नाम का कोई कॉलम होगा, कोई भी सेम नाम का कॉलम है ज्वाइन कराते वक्त, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, और जो कॉमन कॉलम होता है, जो कॉमन कॉलम होता है वो एक ही बार आता है। तो बेसिकली इसीलिए इससे पहले मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का जिक्र किया कि अगर कोई दो टेबल है, लेट्स से ए और बी, और दोनों टेबल के बीच में कोई पर्टिकुलर कॉलम है जो कॉमन है, एक कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम, तो उस कॉमन कॉलम में हमें ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि ये कॉमन कॉलम होगा, इसी के बेसिस पे आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा निकलता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से निकलेगा कि हमारे पास सारे के सारे टेबल में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, और हमारा जो कॉमन कॉलम है वो एक ही बार आएगा। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता कैसे है, बेसिकली सपोज जो नया टेबल बनेगा, ये जैसे हमारे पास इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि दो कॉलम और तीन कॉलम है, अब इन दोनों में कोई एक कॉलम जो है वो कॉमन है, तो हमारा रिजल्टेंट जो टेबल बनेगा उसमें चार कॉलम बनेंगे। कॉमन कॉलम जो है वो एक बार ही आ गया, इसका बचा हुआ एक कॉलम, तो वो ये आ गया, और इनके वाले दो कॉलम वो यहाँ पे आ गए, और रोज की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली सबसे इस तरीके से आनी शुरू हो जाएगी। अब रोज वैल्यूज कैसे निकलती है, दैट एवरी रो जो यहाँ पर इस कॉलम में होगी, कोई भी रो जो हमारी इस कॉलम में होती है, वो
इस वाली रो से मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई का मतलब वो उसकी खुद की वैल्यू और वो वाली वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू, दूसरे टेबल वाली। कॉमन कॉलम वो रो की वैल्यू और उसके साथ बाकी दूसरे कॉलम की वैल्यू, कॉलम वैल्यू अगेन रो फर्स्ट टेबल एंड देन सेकंड टेबल वाली वैल्यू। इस तरीके से हमारा इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन सॉरी कैलकुलेट किया जाता है। नेचुरल जॉइन को लिखते कैसे है? अगर मुझे कभी भी नेचुरल जॉइन लिखना है तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पर हमारे पास यूजुअली क्या होते हैं, दो टेबल्स होते हैं, तो मैंने एक लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन एंड देन डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ये दो कॉमन टेबल्स हैं जिनमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कॉलम इक्वल है। तो हमने जब नेचुरल जॉइन लगाया तो नेचुरल जॉइन के बेसिस पे आपका जो पूरा रिजल्टेंट है वो डिस्प्ले होके आपके पास आ जाएगा। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका भी होता है जो ज्यादा रेकमेंडेड वे होता है लिखने का, वो होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोथ द टेबल्स लेट्स से एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। और यहाँ पर जो हमारा वेयर क्लॉज होता है वो इस तरीके से होगा कि जो दोनों का कॉमन का हमारा कॉलम है, लेट्स से एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी हमारा कॉमन कॉलम है, वो इक्वल है डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी के। इस तरीके से अगर हम अपना ऑपरेशन करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक सक्सेसफुल कंप्लीट ऑपरेशन देता है और हमारा आंसर सही ही आएगा, राइट। ये ज्यादा रेकमेंडेड वे है और इसी के साथ हमारा जो पूरा का पूरा एसक्यूएल है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कुछ पहले क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि जो हमारा सपोर्ट मटेरियल वेरियस केंद्रीय विद्यालय में जो सपोर्ट मटेरियल दिया जाता है उसमें अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग अपना सारा का सारा काम और सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग कर सकते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमारे पास हम लोग बात करें लेट्स से बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस टाइप से हैं कि द एट्रीब्यूट इन अ टेबल इज फॉरेन की इफ इट इज प्राइमरी की इन द अदर टेबल। तो हमने ये डिस्कस किया है अपने सेशंस में कि फॉरेन की तभी होती है जब वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है। नेक्स्ट, डोमेन इज एन एट्रीब्यूट। सो डोमेन मींस कि उसमें किस तरह का डेटा आएगा, राइट। तो इट विल बी what data type of the attribute will be there, right? So that is what the domain is. Check whether the following is not database constraint. हमारे पास डेटाबेस कंस्ट्रेंट में 6 कंस्ट्रेंट आए थे जिसमें हमने पढ़ा था यूनिक, प्राइमरी की, डिफॉल्ट, चेक, फॉरेन की और नॉट नल। तो हमारे पास चेक, डिफॉल्ट और यूनिक तीनों के तीनों कंस्ट्रेंट्स हैं। जो कंस्ट्रेंट नहीं है वो है नल, तो नल हमारा जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा टाइप कैर एन एंड वेर कैन एन आर यूज टू क्रिएट डैश एंड डैश टाइप ऑफ स्ट्रिंग टेक्स्ट फील्ड्स। सो कैर हमेशा वहां होता है जहां पर हमारी फिक्स्ड लेंथ होती है, फिक्स्ड इज द आंसर। एंड varchar वहां यूज होता है जहां पर हमारे वेरिएबल लेंथ होती है। ओके, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीडीएल कमांड। तो हमारा इसके अंदर डीडीएल कमांड कौन सा है? ऑल्टर जो है वो हमारा डीडीएल कमांड है, बाकी तीनों जो है ये डीएमएल कमांड्स हैं हमारे। नेक्स्ट, which command is used to open the database। डेटाबेस को ओपन करने के लिए सबसे पहली कमांड क्रिएट डेटाबेस के बाद मैंने डिस्कस करी थी और वो कौन सी होती है? यूज। तो यूज स्कूल जो है वो इसका आंसर है। तो आप देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चंस या जो भी हमने विद इन द सेशंस चीजों को डिस्कस किया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोगों के आ जाते हैं। और वैसे भी वन वर्ड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूजुअली हमारे ऑप्शंस के साथ आते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास ये फायदा होता है कि अगर आपको बेसिक सिंटैक्स की रिमेम्बरेंस है, आपको पता है कि सिंटैक्स जो है वो किस तरीके से काम करेगा, क्या काम करेगा, तो आप बहुत इजीली और बहुत ही
यू कैन से इजी वे आउट निकाल के अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर हम फिर देखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इट इज ऑलवेज वैल्यूज, सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और ये वैल्यूज उसके बाद इंसर्ट हो जाएंगे। Which is the SQL statement used to display all the data of product table in descending order of price? Descending order बोल रहा है तो आपके लास्ट में DESC आना चाहिए, लास्ट वर्ड शुड बी DESC। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इज द राइट ऑप्शंस अभी के लिए, क्योंकि इनके लास्ट में DESC आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ये चाहिए कि हमारा जो प्राइस है उसके हिसाब से हमारा कंस्ट्रेंट आए, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो ये हमारे सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। देन हम लिखेंगे ऑर्डर बाय प्राइस DESC। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट सिंटेक्स है। इसके अंदर ऑर्डर प्राइस बाय लिखा है वो गलत होता है, क्योंकि क्लॉज का नाम ऑर्डर बाय होता है, राइट। और ऑर्डर बाय के बाद वो कॉलम आता है जिसको हमें सिलेक्ट करना होता है। तो करेक्ट सिंटेक्स इज ऑर्डर बाय प्राइस DESC, राइट। तो ये हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। देन which of the function is used to find the largest value from the given data invoice? लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो हमने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने पढ़ा था मिन, मैक्स और एवरेज, सम और काउंट। तो हमारा जो यहाँ पर फंक्शन है वो मैक्स आएगा। अलाइजिंग, अलियासिंग का मतलब होता है कि इसको किसी और नाम से पहचानना। तो हमने बताया था, ये भी डिस्कस किया था कि एज जो होता है वो अलाइजिंग के लिए यूज होता है। अब which of the function does not ignore null values in the column? does not ignore, तो min, sum, average, ये तीनों के तीनों हमारे नल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। बट जो काउंट फंक्शन होता है, स्पेशली काउंट स्टार जब हम करते हैं, राइट, तो काउंट का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन वेरिएशन है जब हम काउंट स्टार लिखते हैं। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि आपके पास एक टेबल है, लेट्स से एम्प्लॉय नाम का, राइट। उसमें आपने एक क्वेरी में लिखा काउंट और दूसरे में लिखा काउंट स्टार। इसके अंदर और सैलरी कॉलम के बेसिस पे आपने ये दोनों चीजें चलाई। इसमें आपका 8 आंसर आया और इसमें 10। ऐसा क्यों? अब हमें यहाँ पर रीजन के साथ साथ बताना भी पड़ता है कि कौन सा कमांड था और उसने क्या चीज को इग्नोर किया। तो जो हमारा काउंट कमांड है वो टेक्निकली एक एग्रीगेट कमांड है और वो नल वैल्यू को अवॉइड करता है, काउंट नहीं करता है। लेकिन काउंट स्टार ऑन दी अदर हैंड हमारा एक ऐसा कमांड है या एक ऐसी वेरिएशन है काउंट की फंक्शन की ही, जिसमें आपके सारे रोज काउंट होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो बेसिकली इससे समझ में ये आया कि जो हमारा सैलरी कॉलम है उसके अंदर टोटल 10 लोग हैं, लेकिन उन 10 में से 2 की वैल्यू जो है वो मिसिंग है, बाकी 8 की वैल्यू आपके पास गिवन है, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो सही आपके पास आ पा रहा है, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन भी यूजुअली पूछ लिया जाता है और वो 2 मार्क्स में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपके पास रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। देन अगेन हमें यहाँ पर नल के साथ लगाना है। नल कभी भी हमारा इक्वल टू में नहीं लगता, नल हमेशा इज और इज नॉट के साथ लगता है। तो इज नल हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। जब हमें वाइल्ड कार्ड क्वेरीज हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हम किसी भी अल्फाबेट या किसी भी नंबर के या मिडिल में किसी भी चीज के हिसाब से अपने आंसर्स को सर्च कर सकते हैं, अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें सारे के सारे वो नाम चाहिए जो एल से एंड होते हो, एंडिंग विद एल। एंडिंग विद एल मतलब आपका परसेंटेज साइन और उसके बाद एल आएगा। तो परसेंटेज साइन और एल का मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसमें और इसमें फर्क ये है, इसका मतलब है कि आपका 3 अल्फाबेट्स का नाम है जिसमें मिडल वाला जो आपका
लेटर है वो एल है। इसमें सारे वो नाम आएंगे जो एल से शुरू होते हैं, और इसमें वो सभी नाम आ जाएंगे जिनमें एल आता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि सबका मतलब क्या है। यह है स्टार्टिंग विद एल, एंडिंग विद एल, एल एनीवेयर ऑन एनी पोजीशन इन द नेम, शुरू में, बीच में, लास्ट में, कहीं पे भी आ सकता है। एंड लास्ट हमारे पास आता है जहां पर हमारे पास 3 लेंथ का वर्ड नाम आएगा जिसमें हमारे पास एल होगा। ओके, देन हमारे पास आता है विच जॉइन combines each row from first table with every row from the second table to make the result set। तो आपका ईच रो कंबाइन हो रही है दूसरे के साथ, तो वो हमारा इक्वी जॉइन होता है, और इक्वी जॉइन ऑपरेशन हमारा ये काम कराता है, राइट। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन वैसे तो कभी नहीं आते हैं, बट ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन व्हाई। ओके, सो दैट इज व्हाट बेसिकली ट्रू फॉल्स में यहाँ पर आपको कराने का वो है। हमने पढ़ा था माई एसक्यूएल के अंदर, डिलीटिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम डेटाबेस स्कूल इज डिलीट टेबल स्टूडेंट। नो, आप टेबल डिलीट कर रहे हो। टेबल डिलीट करना मतलब पूरा का पूरा टेबल गायब करना है। पूरे के पूरे टेबल को गायब करने के लिए हम किस टाइप का कमांड का यूज करते हैं, डीडीएल या डीएमएल? सो यस, हम लोग डीडीएल कमांड का यूज करते हैं, और डिलीट हमारा एक डीएमएल कमांड है। तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो गलत है। रादर आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट आएगा, और वो आपका सही आंसर होगा। सिमिलरली वेयर एंड हैविंग क्लॉज जो है, क्या वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं? तो इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि वेयर क्लॉज आपका यूज होता है सभी तरह की सिलेक्ट में क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो आपका हैविंग क्लॉज होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर ही वो चीज यूज होती है। तो वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को पढ़ के। कुछ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं, जैसे फॉरेन की इज इन अ रिलेशन मॉडल इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन one relation that refers to primary key of the another. This is absolutely correct. Foreign key keys are used to establish relationship between the table. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारा आंसर दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू है कि जो फॉरेन की वाला हमारा कमांड है या जो फॉरेन की है, क्या वो इसका एब्सोल्यूट करेक्ट रीजन है? क्योंकि आप असर्शन रीजनिंग में जब बात करते हो तो आपको यहाँ पे देखना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो रीजनिंग स्टेटमेंट है वो उसका सही आंसर दे। तो यहाँ पर हमारा जो वो है वो एक बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि फॉरेन की इसीलिए इस तरीके से बनाया जाता है क्योंकि वो रिलेशनशिप बनाता है दो टेबल के बीच में। यहीं पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एग्रीगेट फंक्शन एवरेज कैलकुलेट्स एवरेज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज एंड प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू रिजल्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, एवरेज एक एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म सम बेसिक कैलकुलेशंस लाइक सम, मिन, मैक्स एक्सेट्रा ऑन सेट ऑफ नंबर्स। नो, ये सिर्फ सेट ऑफ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी, बट यहाँ पर ये इसका सही कह लें कि रीजन नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स आपस में लिंक्ड नहीं है। दोनों स्टेटमेंट वैसे सही हैं बट लिंक्ड नहीं है, राइट। सो विच इन while inserting a record वैल्यू डेट ऑफ बर्थ फील्ड मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। ये बिल्कुल सही है, डेट, क्योंकि यहाँ पर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कोट में लिखा जाता है। अब डेट को कोट में लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो कैर या वैर कैर है। तो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट है डेट इज रिप्रेजेंटेड एज कैर या वैर कैर, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, और यहाँ पर हमारे पास उस चीज को करेक्ट स्टेटमेंट ही नहीं है, हमारा असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो हमारा सी ऑप्शन जो होता है यूजुअली असर्शन रीजनिंग में, वो इसका सही आंसर है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से वन वर्ड वाले क्वेश्चंस हमारे आते हैं। अब हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री कार्डिनैलिटी, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस टेबल की डिग्री और कार्डिनैलिटी बतानी है, तो डिग्री इसमें हमारी 4 है और कार्डिनैलिटी हमारी 6 है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जब हम फॉरेन की के अकॉर्डिंगली किसी दूसरे टेबल को एक टेबल से लिंक करते हैं तो उसका हमें यहाँ पर एक एग्जांपल देना होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने वीडियो में देखा है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट और सप्लायर टेबल वाला एग्जांपल दिया था, वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं।
एक ये क्वेश्चन जो काफी कॉमनली आस्क्ड है, आईपी वाले जो बच्चे होते हैं उनके पेपर में ये काफी कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन होता है। आपको बोल दिया जाता है कि गिवन ये हमारे टेबल के कॉलम्स के नेम है, ये उनका डेटा टाइप है और ये उन पर लगे हुए कंस्ट्रेंट्स हैं, आप क्रिएट टेबल की कमांड लिख दीजिए। तो इस टेबल के लिए अगर हमें आंसर लिखना पड़ जाए तो हमारा आंसर आएगा क्रिएट टेबल रेमीडियल। अब कॉलम्स के नाम आएंगे, पहला आएगा एस नेम वैर कैर नॉट नल, कॉमा, रोल नंबर इंट यूनिक, कॉमा, फीस फ्लोट, कॉमा, एडमिन इंट प्राइमरी की, एंड यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज होगी, सेमीकोलन आएगा और आपका आंसर आपको पूरे 2 मार्क्स फेच करेगा। सो इस तरह की चीजें आपके पास आ जाती है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बता रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से हम अपनी कमांड लिखें सो दैट कि हमारा प्राइमरी की बने। तो सबसे परफेक्ट यहाँ पर ऑप्शन प्राइमरी की के लिए पी नंबर है, बिकॉज नंबर जो होता है वो हर बंदे के लिए यूनिक हो सकता है। नेम कॉमन हो सकता है, स्पोर्ट्स कॉमन हो सकता है, कंट्री कॉमन हो सकती है और सैलरी भी कॉमन हो सकती है। इसमें नहीं है, बट ये सारे हो सकते हैं। नाउ इस टेबल के हिसाब से सुटेबल है पी नंबर, और सारे के सारे ऑल्टरनेट कीज कौन से हैं इस टेबल के हिसाब से, तो पी नेम भी है, सैलरी भी है और स्पोर्ट्स भी है, क्योंकि स्पोर्ट में भी सारे वैल्यूज अलग हैं, सैलरी में भी सारे वैल्यू अलग हैं। कंट्री में हमारे पास इंडिया 2 बार आ रहा है, तो वो हमारे लिए एलिजिबल कैंडिडेट की या ऑल्टरनेट की भी नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कॉलम्स पे देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि हमारे पास एक टेबल है मोटर नाम का, जिसमें ये सारे के सारे कॉलम्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना है। कभी भी बने हुए कॉलम को मॉडिफाई करना हो तो मैंने आपको बताया था हम लोग यूज करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड। सो ऑल्टर टेबल जो है वो हमें यहाँ पर हेल्प करेगी और वो हमें यहाँ पे पूरी तरीके से सोल्यूशन देगी कि हमें कभी भी कोई काम कराना है और किसी भी तरीके से कराना है तो हम उन चीज़ों को किस तरीके से लिखें, कैसे कैसे लिखें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती है। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वो है कि मॉडल को आपको 30 अल्फाबेट्स और नॉट नल करना है। तो नॉट नल अगर आप कभी भी इंसर्ट करते हो ऑल्टर टेबल यूज करके तो आप कमांड दोगे, यहाँ पे टेबल का नाम है हमारा मोटर, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल मोटर। ओके, यहाँ पर एक चीज और का ध्यान रखना है, एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव होती है, आप स्मॉल या कैपिटल किसी में भी लिखिए आपका आंसर ठीक रहेगा। बट कोशिश हम यही करते हैं कि अगर आपको टेबल का नाम कैपिटल या अपर केस में दिया गया है तो आप अपर केस में ही यूज करिए। तो हम यहाँ पर इसको वापस अपर केस में कर देते हैं, तो इट इज ऑल्टर टेबल मोटर। नाउ हमें नॉट नल कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, तो आई विल राइट ऑल्टर कॉलम। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलम, इट इज मॉडल। अगेन मॉडल आपका शायद कैपिटल में था, सो आई विल राइट मॉडल varchar 30 नॉट नल। आई रिपीट, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पूरी क्वेरी को कैपिटल में लिखो या स्मॉल में। मैं इस पूरी को कैपिटल में कर देता हूँ, आई विल राइट ऑल्टर टेबल मोटर ऑल्टर कॉलम। और आपका जो आंसर है करेक्ट है ये, कि ऑल्टर टेबल हम किस तरीके से करते हैं, राइट। सो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। देन हमें यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज करना है 20% से, राइट। 20% से टाटा ब्रांड के प्राइस इंक्रीज करने हैं मोटर टेबल के अंदर ही। तो अब प्राइस इंक्रीज करने के लिए आपको एक कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है, बट वो हर वैल्यू के लिए नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए करना है कि जहां पर टाटा है तो हमें रो बाय रो चलना है। तो कोई भी चीज अगर रो बाय रो चलेगी तो हमें वहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे अपडेट कमांड का यूज करना है। तो हम लिखेंगे अपडेट मोटर सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस इनटू
0.2, आप 0.2 लिख सकते हैं या इंटू 20 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, इट इज द सेम थिंग, वेयर ब्रांड इक्वल टू टाटा। सो ये क्वेरी जो है आपके बेसिकली प्राइस को सिर्फ टाटा वाली गाड़ियों के लिए आपके लिए ये क्या करेगी, बढ़ा देगी उसकी वैल्यू को 20% से। तो जो भी वैल्यू आपकी है, लेट्स से अगर वो 10 लाख है तो वो 12 लाख हो जाएगी, 20 लाख है तो 24 लाख हो जाएगी, लाइक दैट, राइट। अगेन ये देखिए क्वेश्चन 27, इस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था कि इस बताइए इसमें डीडीएल कौन सा है, डीएमएल कौन सा है। तो पहले दोनों डीएमएल है और ये दोनों जो है वो डीडीएल कमांड्स है, राइट। ये क्वेश्चन देखिए, आपका काउंट स्टार की वैल्यू 10 आ रही है बट काउंट डिस्काउंट की वैल्यू 6 आ रही है। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, वो इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट कॉलम जो है उसके अंदर हमारे पास 4 नल वैल्यूज हैं और उन नल वैल्यूज की वजह से हमारा जो आंसर है वो सेपरेट या अलग अलग आ रहा है, राइट। देन अगेन ग्रुप बाय क्लॉज कैसे यूज होता है, नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन किस तरीके से काम करते हैं, हमने अभी ये क्वेश्चंस को डिस्कस किया और फॉलो अप किया कि कैसे काम करता है, राइट। देन कम्स क्वेरी आ गई और क्वेरी का आंसर लिखना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि जब आपको कभी भी क्वेरी आ जाए और आपको क्वेरी का आंसर लिखना है, तो क्वेरी के आंसर के अंदर आप लोग पूरा टैबुलर फॉर्मेट बनाकर ही अपना आंसर दीजिए, ऐसे सिर्फ वैल्यूज को मत लिखिए। तो जैसे आपका आंसर है सिलेक्ट नेम कॉमा प्रोजेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय प्रोजेक्ट, ये दोनों कॉलम्स के लिए आपको नेम और प्रोजेक्ट लिखना है और ऑर्डर बाय प्रोजेक्ट किया है, तो ऑर्डर बाय प्रोजेक्ट का मतलब है आईडीज के हिसाब से ऑर्डरिंग होगी। तो आपका पहले P01, फिर P01, P02, P04 और P04, इस तरीके से ऑर्डरिंग होके आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और क्योंकि पहले आंसर P01 है तो पहले आएगा रंजन P01, देन मुनसेरा जो कि मुनीरा विच इज अगेन P01, देन हमारे पास आएगा एलेक्स P02, फिर अख्तर P04 एंड देन सत्यांश P04। दिस इज हाउ द आंसर विल लुक लाइक। लेकिन आप जब अपना आंसर देंगे तो आप अपना आंसर इस तरीके से पूरा एक टैबुलर फॉर्मेट बना के यहाँ पर आप अपना नेम और यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट लिखेंगे और उसके बाद आपके जो 5 रोज हैं उनका आंसर आप देंगे। दिस इज द वे टू एक्चुअली राइट योर आंसर। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते हो तो टीचर वैसे तो मार्क्स नहीं काटते हैं बट दे हैव अ स्कोप, अगर वो काटना चाहें तो फिर वो काट लेंगे। इट्स अ वेरी इजी कोर्स एंड मैंने आपको कई बार बताया है कि इसमें फुल मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही करेक्ट वे में पेपर लिखना होता है। यूजुअली इसका पेपर एक शॉर्ट पेपर होता है और बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है, तो वहां पर आपको एडवांटेज मिलेगी इन सब चीजों को मार्क्स स्कोर करने की, अगर आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लेते हो और टेबल बना लेते हो। अब यहाँ पर देखिए आपके पास फॉरेन की का एक कॉन्सेप्ट आया है। यहाँ पर आपको सेकंड क्वेरी जो ये वाली क्वेरी है इसको हम देखते हुए करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है सिलेक्ट पीआईडी, पी नेम, सीआईडी एंड नेम। देखिए पीआईडी और पी नेम इस टेबल में है, लेकिन और साथ में आपका जो ईआईडी और नेम है वो यहाँ पर है। अब इन दोनों टेबल को आपको लिंक करना है, तो लिंकिंग के लिए इन दोनों टेबल में कोई कॉमन वैल्यू होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर इन दोनों टेबल के अंदर कोई कॉमन वैल्यू है, तो कॉमन वैल्यू अगर आप ध्यान से देखिए किसी भी डेट वाइज या किसी भी तरीके से कोई कॉमन वैल्यू अगर आ रही है तो हमारे पास आ रहा है P इक्वल टू पी आई डी इक्वल टू ई इक्वल टू प्रोजेक्ट, राइट। इसका पीआईडी और यहाँ पर प्रोजेक्ट ये दोनों की वैल्यूज देखिएगा इस ये सेम है, राइट। तो दिस इज द कॉमन लिंकिंग टेबल वैल्यूज जो हम इन दोनों टेबल को लिंक कर पाएगी। तो आपका आंसर आएगा P01 रोड 102 कार पेंटिंग, then you have the EID which is E01 and then you have the name which is Ranjan. That will be the first row of your resultant table. Similarly बाकी जितनी भी रोज हैं जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आप इसी तरीके से और इसी फॉर्मेट में आप इसे करेंगे। सिमिलरली
जो हमारा अगला कमांड है, आपसे पूछा गया है एवरेज सैलरी ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन 1 अगस्त एंड 31 अगस्त। नाउ बिटवीन लिखने का मतलब है कि 1 और 31 वाली डेट्स को भी काउंट किया जाएगा। तो आपको बस उनके सारे सैलरीज का एवरेज निकालना है। तो पहले आप डेट देख लेते हैं जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच इज दिस। तो इसमें हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आ रही है 8 वाली सिर्फ एक ही डेट है, दैट इज 19/8/2018। तो हमारा जो इसका एवरेज है वो 1 ही है, तो हमारा आंसर 135,000 ही आएगा। दैट इज द आंसर दैट विल बी गेटिंग। देन द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है हमारा डिस्प्ले कमांड करने का, जहाँ पर आपको क्वेरी लिखनी होती है, राइट। सो नाउ इट्स द अदर वे अराउंड। आपको क्वेरी लिखना होगा, आपको ऑलरेडी टेबल्स दिए हुए हैं, राइट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पहली क्वेरी है आपको फॉरेन की बनाना है। यू हैव टू राइट डाउन कि फॉरेन की लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट द फॉरेन की इन द टेबल। अब फॉरेन की जब हमें लिखना होता है कभी भी, या कभी भी हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा रहे होते हैं, तो हमारे को एक चीज का ध्यान रखना होता है कि फॉरेन की किस तरीके से लिखा जाए। तो यहाँ पर कस्टमर टेबल का सीआईडी जो है वो कंपनी टेबल के सीआईडी से जोड़ना है। तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, you will be writing again constraint है तो alter table, और हमारा टेबल है कस्टमर, alter table कस्टमर add foreign की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे add foreign की। किस टेबल को फॉरेन की बना रहे हैं, CID को, जो किसे रेफर करती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंसेस, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे कंपनी टेबल का जो CID है उसको हम लोग यहाँ से रेफर कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू गोना एक्चुअली राइट डाउन एंड पुट द कंस्ट्रेंट ऑन द टेबल। दिस इज द वे टू डू थिंग्स, राइट। ये हमारा तरीका होता है काम कराने का। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है जिसमें हम लोग इस तरीके से काम करेंगे और इस तरीके से चीज़ों को मैप करेंगे क्वेरीज के फॉर्मेट में, वो यही होती है कि अगर आपको कस्टमर और ये टेबल में आंसर देना है डिस्प्ले दिस नेम एंड दिस नेम, जहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम इनकी क्वेरीज को कैसे लिखेंगे। सिलेक्ट कस्टमर नेम की जगह पे हमारे पास है नेम, प्रोडक्ट नेम की जगह पे हमारे पास है प्रोडक्ट नेम। तो सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर कॉमा कंपनी वेयर customer डॉट cid इज इक्वल टू company डॉट cid, राइट। सो इस तरीके से हम लोग इस चीज को वैलिडेट कर सकते हैं। किसी भी टाइप को हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो मैंने आपको बताया था अपडेट कमांड का यूज करते हैं और इन चीजों को हम लोग कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन शीट है हमारा, और इस क्वेश्चन शीट के जो हमारे पूरे सॉल्यूशंस हैं, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं और इनके आंसर्स भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपने आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, आप लोगों के लिए आपका जो एसक्यूएल वाला पोर्शन है पूरा का पूरा वो इसके बाद आपका तैयार है। आपको इसके लिए कोई भी और क्वेश्चन या किसी भी टाइप का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर पाते हैं और इजीली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो उसमें आपका काफी ज्यादा सारी चीजें हो जाएंगी और आप सारे के सारे जो भी इसके 20-25 मार्क्स का जो आपका पेपर इसमें से आना है, आप इजीली उसमें स्कोर कर सकते हैं, राइट। सो आपके सॉल्यूशंस और ये इस क्वेश्चन की फाइल है, ये पूरा का पूरा आई विल बी शेयरिंग विद यू इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ होता है तो बाद में आप वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, राइट। सो दिस एंड्स योर session related to SQL. इसके बाद in the forthcoming session we will be talking about the Python component of our syllabus, और next few sessions जो हैं हमारे Python को cover करते हुए ही बनाए जाएंगे। Thank you and see you in the next session.